मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में कार्यरत हूँ और इस वीडियो के माध्यम से हम स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंतिम वर्ष या उत्तरार्ध में पढ़े जाने वाले तद्धित प्रकरण के अंतर्गत शैक्षिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में हमने विगत वीडियो में शैक्षिक अधिकार में पढ़े गए 10 सूत्रों का अवलोकन किया। विभिन्न अर्थों में शैक्षिक अर्थ कहे गए हैं। उनमें से मुख्यतया तत्र भवः, तत्र जातः आदि अर्थों में शैक्षिक अर्थों का विधान बताया गया है। अब उन 10 सूत्रों के आगे का एक विधायक सूत्र कहा गया है, गहादिभ्यश्च। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि गह आदि गण पठित सुबंत प्रातिपदिकों से परे तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय होता है। इससे पीछे भी जो सूत्र हमने पढ़ा था उसमें भी छ प्रत्यय का विधान बताया गया था, लेकिन उन शब्दों से भिन्न अर्थ में यह, या भिन्न शब्दों से, या यूँ कहें एक विशेष गण पाठ में पढ़े गए शब्दों से भी छ प्रत्यय का विधान यहाँ बताया गया है। गह गणपाठ है। इस गणपाठ में अनेकानेक शब्द पढ़े गए हैं। उन सभी शब्दों से, उन सुबंत प्रातिपदिकों से तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय का विधान कहा गया है। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो गह आदि गण में पठित अनेकानेक शब्द हैं। उनमें गह प्रथम शब्द है जिसके आधार पर इस गण पाठ का नामकरण किया गया। उसके बाद अंतस्थ, सम, विषम, उत्तम, अंग, वंग, मगध, पूर्व पक्ष, अपर पक्ष, उत्तर शाख, एक शाख, समान शाख, समान ग्राम, एक ग्राम आदि अनेकानेक शब्द इस गणपाठ में कहे गए हैं। हम यहाँ पर प्रथम शब्द गह से छ प्रत्यय लग करके बनने वाला जो पद है उसकी रूप सिद्धि देखेंगे। तो गह शब्द से छ प्रत्यय लगने के बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गहीयः शब्द बनता है या गहीय पद बनता है। यदि हम देखें गहीय का क्या तात्पर्य है तो उसे हम लौकिक विग्रह में प्रदर्शित करते हैं, गहे भाव इति। ऐसा यह लौकिक विग्रह होता है। गहे सप्तम्यंत पद है, अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन में कहा गया है और भाव उसका अर्थ जो प्रकट करता है। अतः इस सप्तम्यंत से यदि हम देखें तो अलौकिक विग्रह किया जाएगा तो गह प्लस गी यह अलौकिक विग्रह होगा। तो इस अवस्था में तत्र भवः, इस अर्थ में, इस शैक्षिक अर्थ में विधायक सूत्र जो यहाँ कहा गया है, गहादिभ्यश्च सूत्र से सुबंत प्रातिपदिक गह प्लस गी से शैक्षिक अर्थ में
तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय हुआ, तब हमारी स्थिति गह प्लस गी प्लस छ रूप बनता है। तदुपरांत छ प्रत्यय लगने के बाद यह तद्धितांत शब्द बन जाता है। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत गह प्लस गी प्लस छ की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप गी का लुक होता है। तब हमारी स्थिति बनती है गह प्लस छ। छ के लिए हमने पीछे भी सूत्र में देखा था कि एक वहाँ सूत्र बताया गया है, आय नेयी नीयी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। इस सूत्र के द्वारा यह बताया गया है कि प्रत्यय के आदि में स्थित फ को आयन, ढ को एय, ख को ईन, छ को ईय और घ को ईय आदेश होता है। यहाँ हमारे पास छ प्रत्यय है। छ प्रत्यय में प्रत्यय के आदि में स्थित छकार को ईय आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति गह प्लस ईय प्लस अ यह बनी। तदुपरांत तद्धित का ईकार परे होने के कारण यश्येति च सूत्र से भ संज्ञक टी को का लोप होता है, तो यहाँ तद्धित प्रत्यय ईय का ईकार परे है और भ संज्ञक टी गह के ह में स्थित अंतिम अकार है, उसका लोप हुआ, तब हमारी स्थिति तद्धितांत के रूप में गह प्लस ईय अर्थात गहीय शब्द बना। तो ये एक 5 सूत्रों के द्वारा एक शब्द का निर्माण तद्धित प्रत्यय के द्वारा किस प्रकार होता है। शब्द और पद दो चीज़ें भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ हमने तद्धितांत शब्द का निर्माण किया है। अब तद्धितांत शब्द से हमें पद का निर्माण करना होता है। जैसा कि हमारा पद है गह्यः, प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में। तो इस तद्धितांत से अब हमें अगली प्रक्रिया की पालना करनी पड़ेगी। अतः सर्वप्रथम हमें सुप आदि विभक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, जिनके लिए भिन्न भिन्न सूत्रों का निर्देश कहा गया है। सर्वप्रथम सु औजस इत्यादि सूत्र से यह सुप सूत्र कहा जाता है। सु औजस आदि सूत्र को सुप सूत्र भी कहा जाता है। तो कहते हैं सुप प्रत्ययों की प्राप्ति होती है, परे परश्च सूत्र से परे होती है। ज्ञाप प्रातिपदिकात गी प्रत्ययांत, आप प्रत्ययांत और प्रातिपदिक से परे सुप प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। अतः इन 4 सूत्रों से के साथ में द्वयेकयो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा यदि हम कहें तो सुविभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारी स्थिति बनती है गह्य प्लस सु। अब सु चूँकि उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है, तो उपदेशेज नुनासिक इत सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है। तस्य लोपः, इस सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप होता है, तब गह्य प्लस स बनता है। अब स पदांत है, अतः ससजुसो रू इस सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण सकार को रू आदेश होता है। तब हमारी स्थिति गह्य प्लस रू बनती है। अब रू भी चूँकि उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है, अतः उपदेशेज नुनासिक इत से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई,
और जिसकी भी इत संज्ञा होती है तस्य लोपः, उस सूत्र का लोप, तस्य लोपः सूत्र से उस इत संज्ञक का लोप होता है। अतः अनुनासिक अच रू के ऊकार का लोप हुआ, तब गहीय प्लस र शेष रहा। अब र चूंकि विराम में है, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया, जिस वर्ण के बाद कोई भी वर्ण न हो तो उस वर्ण को हम विराम कहते हैं। और विराम की विरामोवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा होती है। यहाँ रेफ विराम में स्थित है, अतः रेफ की अवसान संज्ञा हुई। अंत में खरवसानयोर विसर्जनीय, यह सूत्र दो अवस्थाओं में स्थित रेफ को विसर्गादेश कहता है। या तो अवसान संज्ञक रेफ हो या उस रेफ से परे खर प्रत्याहार का वर्ण हो। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग आदेश होता है, तब हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप गह्यः यह सिद्ध होता है। तो यहाँ हमने 3 चरणों में किसी भी रूप सिद्धि को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह के बाद विधायक सूत्र से प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तदुपरांत द्वितीय चरण में हम उस प्रत्यय में प्राप्त विकारों को या प्रत्यय के कारण होने वाले अन्य विकारों को करते हैं। तदुपरांत एक हमारा नवीन शब्द निर्माण होता है। तो द्वितीय चरण में हमारा जो भी प्रत्यय लगेगा, तद्धित का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे कृत का हो, तो एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। तीसरे चरण में हम प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं, अर्थात जो नवीन शब्द का निर्माण हुआ उससे पद बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। उस अनुसरण में हम अनेकानेक सूत्रों का प्रयोग शुरू से प्रारंभ से ही करते आए हैं और देखते आए हैं। तो वहाँ सुप आदि विभक्तियों के द्वारा, सुप विभक्तियों में होने वाले कार्यों के द्वारा और उन सुप के कारण से या सुप में होने वाले विकारों के आधार पर हमें एक नवीन पद देखने को मिलता है। तो यह 3 चरणों में समझी गई प्रक्रिया हमें किसी भी शब्द को सिद्ध करने में सहायता देती है। धन्यवाद।